जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। अभी हम दोस्तों आप लोगों के साथ जो झारखंड इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग दोस्तों अभी मुंडा मान की शासन व्यवस्था या फिर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इस तरह से जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं जनजातियों की, उन सभी को कवर अप करेंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों कुछ जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी आप लोग को जो भी दोस्तों वीडियो मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जो भी मेरा वीडियो को देख रहे होंगे वे सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि आप चैनल पे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे जो भी नए होंगे भाई का सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी टॉपिक हम लोग बताएंगे दोस्तों ये सभी उड़ान पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों, सभी लोग ध्यान करके, और वीडियो मेरा देखते रहिए इसी तरह से। तो आज हम लोग करेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था। अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों मुंडा मान की शासन व्यवस्था कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है कि बताइएगा, ऑप्शन देंगे कि बताइएगा कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतंत्रातिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, या फिर मुंडा मान की शासन व्यवस्था, या फिर नागवंशी शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको जाना जाता है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। जी हाँ, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये ऑप्शन दोस्तों सुन लीजिए, रूक, मार्गन, विल्किंसन, या फिर यूल। विल्किंसन। किसके द्वारा? विल्किंसन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को जो अंग्रेज अधिकारी था विल्किंसन, उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? विल्किंसन के द्वारा। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा। कौन होता है? मुंडा। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो गांव के प्रधान होते हैं उनको मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? बताइए। प्रशासनिक कार्य, या फिर न्यायिक कार्य, या फिर राजस्व वसूली, या उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो मुंडा का जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है प्रशासनिक कार्य करना। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फिर न्यायिक कार्य करना यानी जुडिशियल वर्क, और फिर एक राजस्व वसूली यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का जो कार्य होता है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और राजस्व की वसूली करना, ये सभी किसका कार्य होते हैं? मुंडा मान की का। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य होता है दोस्तों, जो कि मुंडा प्रधान होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा प्रधान होता है। ठीक है, गांव का प्रधान होता है वो। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? बताए। ऑप्शन सुनिए, मानकी, ड्यूरी, यात्रा ड्यूरी, या फिर डाकुआ। डाकुओ कौन होता है? डाकुआ। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का जो सहयोगी होता है उसको हम लोग डाकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकुआ। तो पूछा जाएगा कि डाकुआ कौन होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में? उसका सहायता करने वाला। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो गांव के प्रधान होते हैं मुंडा, उनका सहयोगी होता है डाकुआ। कौन होता है डाकुआ? मुंडा का सहायता करने वाला। मुंडा का जो गांव का प्रधान मुंडा होता है उसका सहायता करने वाला डाकुआ होता है। ठीक है, तो वो दोस्तों मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी डाकुआ होता है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 देखिए कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है?
कौन ये करेगा? डाकुआ। डाकुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर मुंडा का जो सहयोगी डाकुआ होगा दोस्तों, तो गांव के यानी जन जन के लोगों तक कोई भी इन्फॉर्मेशन देना है तो डाकुआ ही करेगा। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को, यानी मुंडा का कोई आदेश रहेगा तो गांव के लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? डाकुआ करेगा। जी हाँ दोस्तों, डाकुआ करेगा। चलिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में बोल रहा है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था पहड़ा का निर्माण कितने गांवों से मिल करके होता है? 7 से 12 गांव। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पहड़ा का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, वो 7 से 12 गांवों को मिलाकर किया जाता है। कितने गांवों को? 7 से 12 गांव को। ठीक है, तो किस 7 से 12 गांवों का निर्माण किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो पहड़ा का निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? पढ़ा दोस्तों, पढ़ा क्या है? पढ़ा के निर्माण के लिए 7 से 12 गांवों को मिला करके होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिला करके निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? तो मानकी होता है। मानकी, मुंडा तो गांव का प्रधान। मुंडा मानकी में मुंडा होता है। हाँ, मुंडा होता है जो कि गांव का प्रधान होता था। अच्छा। और जो मुंडा का सहयोगी होता था उसका डाकुआ, जो कि गांव के लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाता था। सूचनाओं को, या फिर जो मुंडा का आदेश होता था उसको पहुंचाता था। इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, ठीक है, पढ़ा का जो प्रमुख होता है दोस्तों उसको मानकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानकी। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। लेकिन गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा। जी हाँ दोस्तों, गांव के प्रधान अगर पूछा जाए आपसे तो आप मुंडा बताइएगा, ठीक है, लेकिन आपसे पढ़ा का प्रमुख पूछा जाए तो मानकी बताइएगा। क्या बताइएगा? मानकी। जी हाँ, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँवों को मिला करके जो निर्मित पढ़ा होता है दोस्तों, उसका प्रमुख मानकी होता है। चलिए कोई प्रश्न नंबर 10 देखिए कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? पढ़ा का न्यायिक प्रधान परिसंच कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपंच। क्या कहलाता है? परिपंच। जी हाँ, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान परिपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपंच कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? गांव का जो राजस्व, तहसीलदार। तो कौन होता है? तहसीलदार। जी हाँ, तो ग्राम का जो होता है दोस्तों रेवेन्यू वसूलने वाला, यानी राजस्व जो अधिकारी होता है दोस्तों, उसको हम लोग तहसीलदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहसीलदार बोलते हैं। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के राजस्व अधिकारी को तहसीलदार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 बताइएगा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? गांव का धार्मिक प्रधान दिउरी। क्या कहलाता है? दिउरी। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको दिउरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिउरी बोलते हैं उसको। दिउरी बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आप 13 देखिएगा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करेगा? दिउरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको दिउरी कहते हैं। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामला का अगर कोई भी निपटारा करना होगा तो कौन करेगा? दिउरी करेगा। क्योंकि धार्मिक प्रधान कौन है? दिउरी है। तो कौन करेगा धार्मिक चीजों का निपटारा? दिउरी करेंगे। दिउरी ही करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था का अंतिम प्रश्न है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दिउरी का सहयोगी कौन होता है? दिउरी का सहयोगी यात्रा दिउरी होता है। कौन होता है? यात्रा दिउरी। जी हाँ दोस्तों, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दिउरी का जो सहयोगी होता है उसको बोलते हैं यात्रा दिउरी। क्या बोलेंगे उसको? यात्रा दिउरी। यात्रा दिउरी। चलिए इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग का आगे होता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। कौन सा होता है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इसमें जो दिया हुआ है उड़ान पब्लिकेशन में, उन सभी को अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक आप जरूर से जरूर देखते रहिए दोस्तों। आपको पूरा प्रश्न आपको याद हम कराने का प्रयास करेंगे और आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तो जरूर आपको ना सभी प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। ठीक है, और अपने फॉर्म में दोस्तों, अपने रूप में याद होगा एक तरह से। चलिए बताइएगा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से जो पहला प्रश्न है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? खड़िया। किससे? खड़िया। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध खड़िया जनजाति से। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति से। खड़िया जनजाति से। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है दोस्तों? मुंडा से। किससे? मुंडा से। जी हाँ दोस्तों, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। याद रखिए, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था किससे मिलती है? मुंडा से मिलती जुलती है। मुंडा जनजाति से मिलती जुलती है।
चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। क्या होता है? बैठक। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको बैठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैठक बोलते हैं उसको। बैठक बोलते हैं। चलिए आप लोग याद रखिएगा, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक। बैठक होता है। बताइएगा कि सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, सोहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको बोलते हैं अध्यक्ष, और ढोकलो का बैठक। ढोकलो का बैठक और सोहर का अध्यक्ष। अध्यक्ष। चलिए, और खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं बताइए? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जी हाँ दोस्तों, खड़िया जनजाति मुख्यतः यानी मुख्य रूप से जाना जाए दोस्तों तो 3 प्रकार की होती हैं। ऐसे तो अन्य प्रकार की भी होती होंगी, लेकिन मुख्यतः पूछा जा रहा है तो 3 प्रकार आप लोग मारिएगा। ठीक है, तो खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? बताइए, खड़िया जनजाति का जो प्रकार नहीं है दोस्तों, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया या फिर माल खड़िया? माल खड़िया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है, तो माल जो खड़िया है दोस्तों, वो खड़िया जनजाति की ना कोई प्रकार नहीं है। लेकिन जो प्रकार है 3 प्रकार के दोस्तों, उसको आप लोग सुनिए। दूध खड़िया होगा दोस्तों, ढेलकी खड़िया ये भी होगा, और पहाड़ी खड़िया ये भी होगा। जी हाँ दोस्तों, खड़िया जनजाति जो 3 प्रकार के अभी हम बताए थे कि मुख्यतः खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है, उसमें दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। कौन कौन होगा एक बार फिर से पढ़िए? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। याद रखिए दोस्तों कि जो खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, उसमें दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये तीनों सम्मिलित है। तीनों सम्मिलित है। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो प्रश्न नंबर 7 है कि खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो 1934 से 1935। जी हाँ दोस्तों, 1934 से 35 में होता है। तो खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन 1934 से 35 में होता है। कब होता है? 1934-1935 के बीच होता है। चलिए इसी तरह से दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया है? तो ढोकलो किस नाम से जाना गया है? ढोकलो। जी हाँ दोस्तों, 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को ढोकलो के नाम से जाना गया। किस नाम से? ढोकलो के नाम से जाना गया है। और इसका गठन कब हुआ था? 1934 से 1935 के बीच। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 इसी तरह से आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि 1934 से 35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ढोकलो के बारे में बताने दो। ढोकलो सोहर महासभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो दोस्तों पहला जो कथन है दोस्तों कि इसने जाति प्रथा का समर्थन किया था। सही है। जी हाँ दोस्तों, यह जाति प्रथा का समर्थन किया था। और कथन 2 है दोस्तों कि इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ये भी सही है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। मतलब कि उपरोक्त जो भी कथन अभी हम 2 कथन बताए, ये दोनों कथन सत्य हैं। तो एक बार फिर से आप प्रश्न को सुनिए और आंसर भी साथ साथ में आप सुन लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। 1934 से 35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में दोस्तों जो कथन सत्य है उसको हम पढ़ते हैं कि जाति प्रथा का यह समर्थन किया था। क्या किया था? जाति प्रथा का समर्थन किया था। और इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। जी हाँ दोस्तों, इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, जाति का समर्थन किया था लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, तो जाति प्रथा का समर्थन किया लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य हैं। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? बताइए, खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो दूध खड़िया था, सबर खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये तीनों है। कौन कौन है? दूध खड़िया, सबर खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये तीनों है दोस्तों। तो एक इसमें दिया है टांगे खड़िया, तो टांगे खड़िया नहीं होगा। क्या होगा? टांगे खड़िया इसका सदस्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो पूछा जा रहा था कि कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो देखिए, तो टांगे खड़िया नहीं होगा इसमें। जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि दूध खड़िया, सबर खड़िया, टांगे खड़िया या फिर ढेलकी खड़िया, तो टांगे खड़िया नहीं होगा दोस्तों। जो होगा दूध खड़िया होगा, सबर खड़िया होगा और ढेलकी खड़िया होगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए थे इसमें? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, हम लोग पहले 3 देखे थे। कौन कौन देखे थे? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो यहाँ पर भी हम लोग को दोस्तों कौन कौन सा मिल गया? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और एक हमको यहाँ पे मिला सबर खड़िया। कौन सा मिला? सबर खड़िया। और वहाँ पे हमको पहाड़ी खड़िया था, यहाँ पे एक सबर खड़िया मिल गया दोस्तों। तो दूध खड़िया, सबर खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये सभी किसके प्रकार हैं? खड़िया जनजाति के। किसके? खड़िया जनजाति के। जी हाँ, तो ये सभी खड़िया जनजाति के प्रकार हैं।
इसी तरह से देखिए आप प्रश्न नंबर 11 कि परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? महतो। क्या? महतो। जी हाँ दोस्तों, उनको महतो कहा जाता है। मतलब कि परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें हम लोग महतो कह करके संबोधित करते हैं। क्या कह करके? महतो कह करके संबोधित करते हैं। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 12 देखिए कि खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी खड़िया जनजाति में दोस्तों जो कि महतो होता है उसके बारे में, ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है दोस्तों, उसको बताना है। ठीक है, तो जो कथन सत्य है दोस्तों उसको हम लोग पढ़ेंगे। यह गांव का मुखिया होता है। क्या होता है? गांव का मुखिया होता है। कौन होता है? महतो। महतो। ठीक है दोस्तों, तो खड़िया जनजाति में जो महतो होता है दोस्तों गांव का मुखिया होता है। ठीक है, और खड़िया जनजाति में जो महतो का पद है दोस्तों यह वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत। ठीक है, और इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है। किसको? महतो को। महतो को। जी हाँ दोस्तों, जो महतो जो होता है दोस्तों वो गांव का जो मुखिया, खड़िया जनजाति में दोस्तों महतो जो होता है गांव का मुखिया होता है। और ये वंशानुगत होता है। यह पद किसका होता है? वंशानुगत होता है, और इन्हें गांव के लोगों की सहमति से हटाया भी जा सकता है दोस्तों। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 13 है कि पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? बताइए। डंडिया। कौन होता है? डंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दिए थे कि खड़िया जनजाति में दूध खड़िया, सबर खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया ये सभी किसके प्रकार हैं? खड़िया जनजाति का। खड़िया जनजाति का दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि पहाड़ी खड़िया में दोस्तों जो हम खड़िया जनजाति का भी प्रकार बताए दोस्तों, सबर खड़िया, ढेलकी खड़िया, ठीक है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, उसी में से एक पूछा जा रहा है कि पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो डंडिया होता है। कौन होता है? डंडिया। तो पहाड़ी खड़िया के जो गांव के प्रधान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डंडिया बोला जाता है। जी हाँ, जो आप लोग डांडिया खेलते हैं दोस्तों, उसी तरह से आप डंडिया प्रयोग करके इसको याद रख सकते हैं कि पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान को डंडिया बोला जाता है। डंडिया बोला जाता है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 14 देखिए कि पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो दीहुरी होता है। कौन होता है? दीहुरी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी खड़िया गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है पहाड़ी खड़िया, ठीक है, कौन होता है? धार्मिक प्रधान पहाड़ी खड़िया का। हाँ, पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन होता है? दीहुरी। और पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान डंडिया। जी हाँ, तो पहाड़ी खड़िया का अगर हम बात करेंगे, खड़िया जनजाति में जो एक प्रकार है पहाड़ी खड़िया, ठीक है, उसमें गांव के प्रधान को बोलते हैं डांडिया। क्या बोलते हैं? डंडिया। लेकिन धार्मिक प्रधान को दीहुरी। ठीक है, तो गांव के प्रधान को डंडिया। डांडिया, गांव के प्रधान को डंडिया, और गांव के प्रधान को धार्मिक प्रधान को दीहुरी। हाँ जो हाँ, तो धार्मिक प्रधान को दीहुरी और गांव के प्रधान को डंडिया। डंडिया। ठीक है, चलिए पहाड़िया देख लिया हम लोग, पहाड़िया उसका जो प्रकार था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के, कहाँ के? करटाहा। जी हाँ, तो करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? करटाहा आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। तो खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य है उसके बारे में, तो जो कथन सत्य है उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, खड़िया शासन व्यवस्था खड़िया शासन व्यवस्था है दोस्तों, उसमें करटाहा जो है यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? करटाहा। जी हाँ दोस्तों, यह शासन संचालन में दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाता है, जो करटाहा होता है। ठीक है, और यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। कौन सा पद दिया जाता है? करटाहा का। जी हाँ दोस्तों, जो करटाहा का पद है, खड़िया शासन व्यवस्था में एक पद होता है करटाहा। ठीक है, यह जो है यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है करटाहा। ठीक है, और यह पद गाँव के किसी ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। और इस पद पर यानी करटाहा के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20 से 25 गाँवों के पंचायत द्वारा मिला करके किया जाता है। और ये हम लोग अभी जो बोले दोस्तों, ये किस चीज के बारे में बोले हैं? करटाहा के बारे में। जी हाँ, तो खड़िया शासन व्यवस्था में जो करटाहा का जो एक पद है, ठीक है, उसके बारे में एक बार आप लोग फिर से सुनिए कि जो करटाहा यह शासन संचालन में प्रमुख अहम भूमिका निभाती है, फिर प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, और जो करटाहा है यह गांव के ईमानदार व्यक्ति और न्यायपूर्ण व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, और इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20 से 25 गांव मिलाकर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर 16 में कि करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? करटाहा को कोई वेतन नहीं दिया जाता। कोई वेतन नहीं दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दिएगा कि करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है। तो कोई वेतन प्रदान इसको नहीं किया जाता दोस्तों। किसको? करटाहा को कोई भी वेतन दिया नहीं जाता है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 17 कि प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है?
तो करटाहा। कौन कराता है? करटाहा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को करटाहा अवगत कराता है। कौन कराता है? करटाहा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से आप देखिएगा प्रश्न नंबर 18, गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? करटाहा। जी हाँ दोस्तों, गांव के जो भी बहुत प्रकार के जो विवाद हो जाते हैं दोस्तों, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसमें फैसलों से राजा को जो अवगत कराने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? करटाहा बोला जाता है। करटाहा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर आप 19 देखिएगा कि गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण का कार्य कौन करेगा? करटाहा। जी हाँ दोस्तों, गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण का कार्य करटाहा ही करेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप देखिएगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो भात भीतार। क्या बोला जाता है उसको? भात भीतार। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है दोस्तों किसी परिवार के शुद्धिकरण अगर करता है यह, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? भात भीतार। भात भीतार। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो शासन व्यवस्था में किसी परिवार के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उस प्रक्रिया का नाम है भात भीतार। क्या नाम है उसका? भात भीतार। भात भीतार। इसी तरह से आप देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? खुट। किसके द्वारा? खुट। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा खूट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? खूट के द्वारा किया जाता है। खूट के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से देखिए दोस्तों आप लोग प्रश्न नंबर 22 की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? बताइए। खड़िया। क्या कहलाता है? खड़िया घाट। खड़िया घाट। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? खड़िया घाट। खड़िया घाट। क्या बोलेंगे? खड़िया घाट। इसी तरह से आप देखिए प्रश्न नंबर 23 की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? तो किसी करटाहा को आपस में चुना जाता है। कैसे? किसी करटाहा को आपस में चुना जाता है। चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन किसी करटाहा को आपस में चुन करके किया जाता है। चलिए इसी तरह से देखिएगा प्रश्न नंबर 24 की ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो जो भी ढोकलो के संबंध में दोस्तों सही कथन होंगे उसको भी हम पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुन करके इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ढोकलो के संबंध में संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो अभी हम आपको पहले बता दिए ढोकलो का अर्थ भी क्या होता है? बैठक। बैठक। जी हाँ, तो ढोकलो का हम पहले अभी आप लोग को अर्थ भी बताए थे, उसका अर्थ क्या होता है? बैठक। बैठक। ठीक है, और जो ढोकलो के संबंध में दोस्तों खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? ढोकलो का आयोजन किया जाता है। यानी बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, मतलब बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक का आयोजन किया जाता है। और प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है। मतलब दोस्तों कि प्रत्येक 3 वर्ष पर जो ढोकलो का चयन होता है दोस्तों, ढोकलो एक पद है। ठीक है, एक पद है। ठीक है, जिसका मतलब होता है बैठक। तो जो ढोकलो जो पद है उसका जो चयन किया जाता है दोस्तों, उसका चयन ढोकलो के द्वारा ही किया जाता है, मतलब कि बैठक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से होता है। यानी ढोकलो सोहर का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें उसका माध्यम क्या है? ढोकलो, यानी बैठक के माध्यम से। बैठक के माध्यम से। ठीक है, इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 25 देखिए कि ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी ढोकलो सोहर के संबंध में जो भी कथन सत्य होंगे उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए ढोकलो सोहर यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। क्या होता है? खड़िया समाज का राजा होता है। जी हाँ, तो जो ढोकलो सोहर होता है दोस्तों वह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ठीक है, और जो ढोकलो सोहर का चुनाव होता है, चयन होता है दोस्तों, उसमें ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? लोगों द्वारा किया जाता है ढोकलो का। जो ढोकलो सोहर का पहले तभी हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे दोस्तों कि ढोकलो सोहर का जो चयन होता है दोस्तों वह लोगों के द्वारा किया जाता है। किस माध्यम क्या है दोस्तों? बैठक। बैठक। और बैठक का मतलब क्या होता है? ढोकलो। यहाँ पे ढोकलो का मतलब ही ना बैठक होता है, तो ढोकलो के माध्यम से लोगों द्वारा किया जाता है। ढोकलो सोहर का चयन ढोकलो के माध्यम से लोगों द्वारा किया जाता है। लोगों द्वारा प्रत्येक 3 साल पर किया जाता है। प्रत्येक 3 साल पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ढोकलो सोहर का चयन प्रत्येक 3 साल पर ढोकलो के माध्यम से
ठीक है, लोगों द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये सभी ढोकलों के बारे में भी हम आपको बताए हैं, ठीक है। और ढोकलों द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ढोकलों द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए कि ढोकलो सोहर का मंत्री या फिर सचिव निम्न में से कौन होता है? तो यह लिखाकड़। कौन होता है? लिखाकड़। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर का जो मंत्री या फिर सचिव होता है दोस्तों, वो कौन होता है? लिखाकड़, ठीक है। तो जो मंत्री सचिव को हम लोग बोलते हैं लिखाकड़। क्या बोलते हैं? लिखाकड़, ठीक है दोस्तों। तो ढोकलो सोहर का जो मंत्री या सचिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिखाकड़। बस आपको याद हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग बोलते हैं लिखाकड़, ठीक है, बस आपको याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का कार्य क्या होता है? लिखाकड़ का कार्य पूछ रहा है दोस्तों ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों, राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना। किस कार्य में? सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना। कौन सहयोग करेगा? लिखाकड़, ठीक है। तो ढोकलो सोहर का मंत्री कौन होता है? लिखाकड़, ठीक है। तो लिखाकड़ का जो कार्य होता है दोस्तों, राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करना। इसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 28 की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है दोस्तों? तो तीनजौकड़। कौन होता है? तीनजौकड़। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, ठीक है, तीनजौकड़ जो है राजा का खजांची होता है। राजा के खजांची कौन होता है? तीनजौकड़। तो पूछा जाएगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची कौन होता है? तीनजौकड़, ठीक है दोस्तों। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा के खजांची को तीनजौकड़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तीनजौकड़। चलिए प्रश्न नंबर 29 कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? देवान। कौन होता है? देवान। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो देवान होता है वो राजा का सलाहकार होता है। किसका सलाहकार? देवान होता है, राजा के सलाहकार। ठीक है दोस्तों। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो होता है देवान, वो राजा का सलाहकार होता है। तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि देवान किस व्यवस्था में, ठीक है, किस शासन व्यवस्था में राजा का सलाहकार होता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा के सलाहकार को दीवान कहा जाता है, देवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवान। इसी तरह से प्रश्न नंबर 30 देखिए कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? कालो या पाहन। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को कालो या फिर पाहन कहा जाता है दोस्तों। चलिए इसी तरह से प्रश्न नंबर आप 31 देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद कैसा होता है? वंशानुगत। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो पाहन होते हैं उनका पद वंशानुगत होता है दोस्तों, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाता है, ठीक है, चलते जाता है, ठीक है। बताइएगा प्रश्न नंबर 32 का आंसर कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनई भूमि। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को जो भूमि दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पहनई भूमि। क्या बोलते हैं? पहनई भूमि, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, आप जरूर से जरूर हम लोग का सपोर्ट करने के लिए चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, गुड, नाइस, इस तरह से जो भी आप बोल सकते हैं हमारे लिए, हमारे एप्रिसिएशन के लिए, हमारे को उत्साह बढ़ाने के लिए आप जरूर कुछ लिखिएगा कमेंट करके, ठीक है। और प्रश्न नंबर लास्ट है दोस्तों कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों का दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो गांव से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराध के बाद अगर किसी को दोषी ठहराया जाता है तो उसको गांव से बाहर निकल दिया जाता है, मतलब गांव से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग का दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है, ठीक है। चलिए मतलब ये जो पार्ट होता है दोस्तों, और हम लोग आगे जो शासन व्यवस्था बचा हुआ है, ठीक है, उन सभी शासन व्यवस्था को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारा जो पहले से भी जो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड से जो भी संबंधित आपको ग्रुप डिस्कशन का वीडियो, या फिर आपको ना दोस्तों हम क्यूज करा रहे हैं, उन सभी का वीडियो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम आज के क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।